हाँ तो बच्चों हमने बेटा देखो दो, सबसे पहले क्या पढ़ा था, मानव पाचन तंत्र, है ना। उसके बाद फिर पढ़ा हमने श्वसन तंत्र, और तीसरे नंबर पे फिर हमने पढ़ा था हाँ रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। आज हम मानव जो शरीर है इसका चौथा जो तंत्र है जिसको बोलते हैं हम यस उत्सर्जन तंत्र, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, जैसे कि नाम लगता है, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बाहर निकालना। तो देखो जैसे ब्लड वाले में भी हमने एक बार छोटा सा हल्का सा डिस्कस किया था कि जो हमारा मानव शरीर है इसकी प्रत्येक कोशिकाओं को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बताओ, ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। और उस ऊर्जा का निर्माण जो है वो कैसे होता है कि जो हम भोजन करते हैं, जो पचित भोजन रस है, ठीक है ना, वो प्रत्येक कोशिका में उस पचित भोजन रस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं ना अपन, लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, गैस जो जलाते हो आप, एलपीजी जो सिलेंडर है आजकल, है ना, अगर तुम सोचो उस कमरे में जिसमें रसोई में तुमने गैस रख रखी है अपनी, उसमें अगर माना हवा निकाल दी जाए उसमें से तो गैस आपकी नहीं जल सकती, है ना। तो दहन के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो भोजन, जो पचित भोजन रस है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है, ठीक है ना। और हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ में ही कुछ अपशिष्टों का निर्माण होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखो कोई भी आप लकड़ी, चूल्हे के अंदर अगर आप लकड़ी जलाओगे तो क्या मिलेगी, राख मिलेगी। कोयला जलाओगे तो भी क्या मिलेगी आपको, राख मिलेगी। अब आप कहोगे सर गैस जलाते हैं तो राख मिलती ही नहीं है ना। लेकिन कोई बात नहीं, गैस जब जलाते हो तो राख ही तो नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा मिलती है ना। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि वो जो एलपीजी गैस होती है उसमें हाइड्रोकार्बन गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अपशिष्ट है, ठीक है ना। प्लस दूसरे भी, क्योंकि हम सिर्फ भोजन के अंदर हमारे में कार्बन ही कार्बन नहीं है ना, नाइट्रोजन भी है, समझ रहे हो, नाइट्रोजन के तत्व भी होता है, क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना। अपन देखो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है ना, दूध पीते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो तो किसके द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, है ना, वो उनको वातावरण में क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देते हैं, वो नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है वो। लेकिन जो अन्य है ना नाइट्रोजनी जो उत्पाद हैं, नाइट्रोजनी जो उत्सर्जक हैं, है ना, जो कि बॉडी के लिए बहुत एक तरह से विष का कार्य करते हैं, है ना, तो उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो किसके द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है, हमारे फेफड़ों के द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। लेकिन जो हमारी इस भोजन का जो पाचन होता है, दहन होता है, इस प्रक्रिया में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, है ना, उनका जो निष्कासन है उसके लिए प्रकृति ने हमारे शरीर के लिए एक संरचना दी है जिसको बोलते हैं हम मानव उत्सर्जन तंत्र। और उस उत्सर्जन तंत्र के अंदर किसकी सबसे बड़ी भूमिका है, वृक्क की। किसकी, वृक्क की, जिनको हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी बोलते हैं। आपने सुना होगा कहीं कि भाई इस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, है ना, क्या हो गई, इसकी किडनी खराब हो गई, ठीक है ना बेटा। तो किडनी अगर खराब हो जाती है, जैसे दो किडनी होती हैं, जैसे लंग्स दो होते हैं हमारे, लेकिन हार्ट एक ही होता है, ठीक है ना, हार्ट दो नहीं होते। तो वैसे ही किडनी जो है ना, ये पीछे की तरफ, ये जो हमारा स्टोमक है ना, स्टोमक का जो हमारी पीठ वाला हिस्सा है ना, पीछे की तरफ चिपकी रहती हैं वो दोनों ओर, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर, ठीक है ना। तो वो जो वृक्क है, किडनी है ना, अगर माना किसी व्यक्ति की एक दोनों ही किडनी खराब हो गई तो फिर तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर्स, है ना। उनके जो सगे संबंधी होते हैं उनकी कोई किडनी एक ले लेते हैं, क्योंकि बेटा दो में से एक किडनी से भी काम चल सकता है। यद्यपि ये है कि उतनी दक्षता नहीं रहती, फिर आदमी की काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की एक ही किडनी है तो जो इतना वो पहले जितना दक्षतापूर्वक कार्य कर पाता था उतना वो कार्य नहीं कर पाता। लेकिन दूसरा व्यक्ति तो अगर उसको डोनेट नहीं हुई तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो सगे संबंधी होते हैं, अब तुम बताओ कि सगे संबंधियों की ही क्यों लेते हैं हम,
क्योंकि बेटा उनसे हमारा जो ब्लड रिलेशन होता है तो मैचिंग होती है उनकी, है ना। किसी अनजान व्यक्ति के बजाय हमारी किडनी हमारे जो परिजन होते हैं, यानी अगर जो खास बहन भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा मैच करेगी। मम्मी पापा, हालांकि वो उनकी एज में डिफरेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट किसकी रहती है बताओ? जो भाई बहन होते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? अगर माना भाई बहन की कोई देने की स्थिति में नहीं है तो फिर कौन देते हैं? फादर या मदर में से कोई देता। या फिर ऐसे ही लक्षणों वाली, ऐसे ही गुणों वाली जो मैचिंग हो रही हो किसी अन्य व्यक्ति की, है ना। एक ब्रेन डेड का बताया था ना मैंने आपको, कोई व्यक्ति हाँ है ना मानसिक रूप से मृत हो जाता है, वैसे उसका पूरा शरीर काम कर रहा है ना, लेकिन माना एक्सीडेंट हो गया उसका और वो ब्रेन में क्षतिग्रस्त हो गया उसका, तो बाकी और ऑर्गन तो काम करेंगे उसके, लेकिन ब्रेन काम करने कर, फिर वो व्यक्ति एक तरह से मरे हुए व्यक्ति के समान रहता है। तो जो उसके परिजन होते हैं उसकी बॉडी को क्या कर देते हैं? वो डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके सारे अंगों को जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बीमार जो व्यक्ति होते हैं उनके उनमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति की किडनी खराब है उस व्यक्ति की किडनी को निकाल के और दूसरे व्यक्ति की किडनी उसमें क्या कर दी जाती है? आरोपित कर दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। डॉक्टर्स कर देते हैं इस काम को, ठीक है ना। तो किडनी के अंदर, ठीक है ना, किनका फिल्ट्रेशन होता है? जो नाइट्रोजनी उत्सर्जक हैं, जो अपशिष्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट इसको बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। किन के अंदर होती है? जो हमारा वृक्क है ना। वृक्क किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी के अंदर फिर बेटा देखो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वृक्काणु, जिसको हम इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, है ना। ये फिल्ट्रेशन का जो मुख्य कार्य है वो इन्हीं के द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा ही संपादित किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो इसका फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब इस चित्र में अगर आप देखो, ठीक है ना बेटा, तो देखो ये जो है एक तरफ से आने वाली नली है और दूसरी ये क्या हो गई? एक जाने वाली हो गई, ठीक है ना। अब ये एक कटोरेनुमा संरचना है ना, जिसका क्या नाम है? बोमन संपुट, ठीक है ना। तो इधर से माना रक्त आया, कौन सा वाला रक्त बताओ? जिसमें कहां से निकलेगा ये बताओ, सोचो आप, किस जगह से आ रहा होगा ये? यानी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, है ना। इसका मतलब जो कोशिकाओं से दहन के पश्चात जो रक्त किसको लेके आ रहा है? इकट्ठा करके ला रहा है। समझ गए ना बात, ठीक है ना। तो CO2 के लिए, CO2 को तो कहां से अलग हो जाता है? फेफड़े के वहां अलग हो जाती है वो। और मीनवाइल जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वो किस में जाते हैं? यहाँ किडनी में जाते हैं। समझे ना बात इसको, ठीक है। तो यहां से वो इसमें प्रवेश किया, उस रक्त ने प्रवेश किया जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। यूरिया मान लो, मानव जो है ना उसका क्या है? यूरिया है, ठीक है ना। और तुमने कई देखा होगा जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ एक विशेष प्रकार की जो है ना स्मेल आती है, वो किसकी स्मेल होती है? यूरिया की स्मेल होती है। वो समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ फिर ये जो है दिखा रखा है इस बोमन संपुट में, ये जो ये शाखा अभिवाही धमनियाँ हैं बहुत बारीक 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 बारीक, जैसे वो आंत होती है ना, आंत की छल्लेनुमा संरचना होती है, तो ऐसे छल्ले तो नहीं होते, लेकिन ये बहुत एक तरह से एक विशेष प्रकार का केशिकाओं का जाल होता है और वो पोरस होती हैं। क्या होती हैं? वो छिद्रयुक्त होती हैं, ठीक है ना। तो उनमें से क्या है बेटा देखो कि जो अब उसके अंदर और भी तो हैं, हार्मोन्स मिक्स हैं उसके अंदर, है ना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट भी मिक्स हैं, ठीक है ना, पानी भी मिक्स है उसके अंदर, ठीक है ना, ब्लड भी मिक्स है। तो ये सारी चीजें जो काम की हैं वो तो यहाँ इस हिस्से में छन जाती हैं, यहाँ नीचे छन गई, ठीक है ना। और जो अपशिष्ट है वो फिर इस नली के माध्यम से, ठीक है ना, फिर इस एक बड़ी वाली ये जो नली है इसको हमने हेनले लूप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हेनले लूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज तो यहाँ फिल्टर हो गई। कौन सी चीज फिल्टर हुई? जो काम की चीज है, काम की चीज इस कटोरे में इकट्ठी हो गई, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। और फिर जो अपशिष्ट युक्त है वो इस नली में बहा, आगे बढ़ा, ठीक है ना। फिर इसमें इतना सारा ये है कि और भी अगर कोई बचा हुआ रह रहा है काम की चीज,
और भी काम की चीज़ अगर बची हुई रह रही है तो वो इसमें से बॉडी क्या कर लेती है उसको, जब इसके अंदर जब वो रन करता है ना, तो इसमें से क्या करती है वो एब्जॉर्ब उसको कर लेती है। तो फिर यहाँ आते 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 सिर्फ क्या बचता है, जो यूरिन है ना, जो पेशाब है, मूत्र है, सिर्फ वही बचता है। और फिर ये इसके अंदर डाल दिया जाता है, किसके अंदर, संग्रह नलिका, मूत्र संग्रहण की ये नलिका, यूरेटर। जो देखो ये चित्र दिखा रखा है ना आपका, ये वाला देखो, ये दो नली निकल रही है ना, है ना, तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी किडनी हो गई, ठीक है ना। तो एक किडनी से एक जो नली है, समझ गए ना, मूत्रवाहिनी है, हो गई ये, ठीक है ना। तो एक से यानी जितने भी ये छोटे छोटे जो होंगे, ये किसका, नेफ्रॉन की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, ये एक नेफ्रॉन की संरचना हो गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसका फिल्ट्रेशन हुआ, फिर जो मूत्र एकत्रित हुआ उस एक इकाई में से वो किस में डाल देता है, वो इस मूत्र नलिका में डाल देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो असंख्य वो हैं, वो सब इकट्ठे होते रहते हैं, यहाँ पे फिल्टर होते रहते हैं, और फिर मूत्र को किसके अंदर डाल देते हैं, वो इस नलिका में चला जाता है वो, ठीक है ना। फिर इन दोनों से, इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी मूत्र आके किसके अंदर इकट्ठा होता है, इसको यूरेटर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, मूत्राशय बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और जब ये यूरेटर फुल हो जाता है, ठीक है ना, फिर क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एक स्फिंक्टर, मैंने बताया था ना आपको, स्फिंक्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, संवर्णी पेशी बोलते हैं ना अपन उनको, क्या बोलते हैं, संवर्णी पेशी, है ना। तो इस पे प्रेशर पड़ता है फिर, है ना, तो ये ब्रेन को क्या देता है, सिग्नल देता है कि भाई मूत्राशय क्या हो गया है, फुल हो गया है, और अब व्यक्ति को उसको सेंसेशन होने लग जाता है कि अब मुझे बाथरूम करने जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो विशेष बात ये है कि हम लोग पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। पानी हम क्या पीते हैं, बहुत कम मात्रा में पीते हैं। तो बच्चों, तुम लोगों ने देखा ना, मैं बोतल साथ लेके आता हूँ, बीच बीच में पानी पीता रहता हूँ, है ना। तो पानी क्यों जरूरी है बताओ आप। ऐसे समझो कोई चीज़, कोई बर्तन है वो गंदा हो रहा है, तो पानी से आप खंगाल सकते हो, नहीं खंगाल सकते हो उसको, समझ रहे हो ना आप लोग। तो एक तरह से ऐसे ही मान के चलो कि जब अगर हम पानी पिएंगे तो ये बहुत सारा जो वेस्ट है ये फिर क्या होता जाएगा, उसमें से फिल्टर होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी है कि प्रति मिनट 1000 से 1200 ml, है ना, किडनी क्या करती हैं, रक्त साफ करती हैं। तो 1000 से 1200 ml, 1 लीटर मान लो मोटा मोटा, 1000 ml क्या होता है, 1 लीटर होता है कि नहीं होता है। तो यानी 1 मिनट में 1 लीटर साफ हो रहा है। अब तुम कहोगे सर टोटल तो 5 लीटर होता है ना, तो 1 मिनट में 1 लीटर कैसे साफ हो रहा है ना। इसका मतलब ये है बेटा कि इनसे इतना रक्त पास हो रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग, दोनों किडनियों से कितना, 1000 से 1200 ml रक्त, ठीक है ना, नाइट्रोजनी, क्योंकि एक बार में नहीं कर सकती ये, समझ पा रहे हो आप लोग, बार बार आएगी, बार बार आएगा, इसके अंदर रक्त आएगा, बार बार आएगा, जिससे कि हर बार उसमें से क्या कर ले, वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, अलग कर ले उनको, समझ पा रहे हो ना आप इस चीज को, ठीक है। तो ये प्रक्रिया किसकी हो गई, हाँ, वृक्काणु की, नेफ्रॉन की। तो मुख्य जो पार्ट है इसका वृक्क सिस्टम का, यानी उत्सर्जन सिस्टम का, वो क्या है, नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मैं अब आपको इसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना, उत्सर्जन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो देखो ये पता चली गया आपको कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि जो ये हमारे भोजन के दहन के उत्पाद हैं उसमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वो हमारी बॉडी के लिए जहर के समान हैं, है ना। अगर व्यक्ति, तुमने देखा व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो उसका पेशाब अगर नहीं निकल रहा तो डॉक्टर वो नली लगा के, कैथेटर लगा के और ट्यूब से और वो एक थैली लटका देते हैं, उसके अंदर बूंद बूंद करके और उसका पेशाब इकट्ठा, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर एक दिन भी ये रह गया, यूरिन रह गया, तो व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है ना। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों का बॉडी से बाहर निकलना बहुत बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस उत्सर्जन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो अब इसमें प्राणी, जो अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, है ना। कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं, देखो उपापचयी क्रिया बार बार आता है, ये इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इनको, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो सब
क्या कहलाती हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना, जिसमें भोजन का पाचन हो गया, ठीक है ना, और ये जो जितनी भी मतलब हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ये सब चीज़ें उपापचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है। इन अपशिष्टों का निष्कासन एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है, अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो हैं वो किसका कार्य करते हैं? वो आविष के समान है। आविष समझते हो आप लोग? जहर के समान है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा हो जाता है? फेफड़ों के द्वारा हो जाता है ना। और ये जो संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, इनके लिए एक विशेष सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के हैं। पहला है अमोनिया। तो ये बेटा जो जलीय जीव होते हैं, ज्यादातर कौन से वाले? जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर ये अमोनिया उत्सर्ग की अभिक्रिया होती है, क्योंकि अमोनिया जो है ना उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है ना। अब वो जो जलीय, जैसे मछली है, मछली पता है आपको लगातार पानी पीती रहती है और पानी बाहर निकालती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी उसी में से लेती है। वो ऑक्सीजन भी किस में से ग्रहण करती है? पानी में से ही ग्रहण करती है। तो जो पानी पीती है ना, वो उसी पानी में से ऑक्सीजन को ले लेती है और बाकी पानी को क्या करती है? वो बाहर निकाल देती है। तो वो जो बाहर निकलने वाला पानी है वो अमोनिया को भी अपने साथ क्या करता है? बाहर ले जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई? अमोनिया उत्सर्जन की अभिक्रिया को अमोनियोत्सर्ग भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये किनके अंदर है? देखो आगे दे रखा है, अनेक अस्थिल मछलियां। अस्थिल का मतलब होता है बोनी, है ना, जिनके अंदर बोन्स होती हैं। 2 तरह की मछलियां, कई मछलियों में बोन्स नहीं होती, कई मछलियों में क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। तो जो बोन्स वाली मछलियां होती हैं, है ना, उनके अंदर ये अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है अमोनिया, इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। कुछ उभयचर हैं। उभयचर जो दोनों जगह पे रहते हैं, जल में थल में दोनों में रहते हैं, है ना। जलीय कीट, ठीक है ना, जो जलीय कीट हैं, इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। हमको क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। फिर आता है यूरिया। तो देखो इसमें मानव, है ना, मानव के हम किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। और देखो बेटा पानी पीने का देखो सबसे बेस्ट है, और विशेषकर जो लड़कियां होती हैं ना, वो पानी पीने में बहुत कंजूसी करती हैं। बेटा आप लोगों को लड़कों से भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो तुम ऐसे मत किया करो वही बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि इस बॉडी से वेस्ट का निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, शर्म नहीं करनी अपने को, क्योंकि ये एक मानवीय प्रक्रिया है। और एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण ये है, कैसे पता चले कि भाई हमारी फिल्टर हो गया कि नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा बताते हैं डॉक्टर कि भाई कितना 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए हमको प्रतिदिन, जबकि हम, मुझे लगता नहीं तुम बच्चों 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी पाते होंगे। नहीं पीते हैं ना, मुश्किल से। कितने गिलास पीते हो आप? 4-5 गिलास पीते होंगे ज़्यादा ज़्यादा, जोर मार के, है ना। तो 1.5 लीटर हुआ, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इसका सीधा सा ये है कि देखो जब तुम बाथरूम करने जाओ, है ना, उस समय अगर ये मान के चलो कि बाथरूम पीला आ रहा है, यूरिन हमारा पीला है, इसका मतलब और पियो पानी, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक साथ नहीं पीना, धीरे धीरे रुक के पीना है ना। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर आपका बाथरूम कैसा हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उस समय ये मान के चलो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर से फिल्ट्रेशन हो चुका है। समझ गए बात? ठीक है। तो अमोनिया, ये यूरिया, मुख्यतः यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी समुद्री मछलियां आदि करती हैं। स्तनधारी में कौन आते हैं? मानव भी आते हैं ना, यस, है ना, मैमल्स जिनको बोलते हैं, है ना, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। समुद्री मछलियां आदि करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी बोलते हैं, यूरियोटैलिक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है ना। तो इसमें क्या है कि जो अमोनिया उत्सर्जित होती है उसको जो हमारा लिवर है वो किस में चेंज कर देता है? यूरिया में चेंज कर देता है, ठीक है, यूरिया में चेंज कर देता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर, निस्पंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन बोलते हैं। निस्पंदन किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेशन को। फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको निस्पंदन बोलते हैं। तो निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तीसरा है फिर यूरिक अम्ल। अच्छा, आपने देखा होगा छिपकली है, छिपकली जो वेस्ट निकालती है वो छोटी छोटी वो होती है, गोली सी होती है, आपने देखा होगा, नोट किया होगा, किया नहीं किया? ऐसे पक्षियों को देखना आप कभी, छिपकली के वो होती है ना, डाल देती है कई बार नीचे, देखा होगा तुम सब लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं वो, है ना, गोलिकाओं के रूप में। ऐसे ही पक्षियों को देखना आप, मोर वगैरह या दूसरे पक्षी हैं, उनका बहुत जो वेस्ट होता है बहुत गाढ़ा वेस्ट होता है। वो कैसा होता है? बहुत गाढ़ा वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो किस रूप में करते हैं?
पेस्ट, हाँ तो यूरिक अम्ल, ठीक है। तो पक्षियों, सरीसृप, सरीसृप किसको बोलते हैं बताओ? रेंगने वाले, है ना। रेंगने वाले जो होते हैं वो कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहते हैं। तो अमोनिया जो करते हैं उनको अमोनियोत्सर्ग, जो यूरिया कर रहा है उसको यूरियोत्सर्ग, और जो यूरिक अम्ल कर रहा है उसको हाँ यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये मानव उत्सर्जन तंत्र, तो देखो ये बताया आपको बेटा। हाँ अब इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था, हमने जो हार्ट में पढ़ा था उसके अंदर क्या था बेटा, कि जो हृदय से बाहर निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, है ना। और जो हृदय में प्रवेश करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध अशुद्ध से कंफ्यूजन नहीं करना है हमको, है ना। अब देखो होने को तो जब हृदय से बाहर निकलती है रक्त को लेके, है ना, उसको क्या बोला हमने? महाधमनी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जो सबसे बड़ी, मैंने बताया था बहुत प्रेशर होता है उसके अंदर, है ना। तो वो क्या है? शुद्ध रक्त बोलते हो तुम लोग उसको, है ना। तो अगर तुम ऐसे मानोगे कि जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनी और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो सिरा, तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो वहाँ फेफड़े पे जाके गलत हो जाएगा फिर वो, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो जैसे हृदय से बाहर निकली तो वो क्या हो गई? महाधमनी हो गई, तो शुद्ध रक्त लेके जा रही है ना। लेकिन फेफड़े वाली को क्या बोलते हैं हम? जो क्या लेके आती है? शुद्ध रक्त लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं हम? फुफ्फुसिरा। समझे नहीं समझे बात? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसमें कैसे याद रखना है आपको कि जो हृदय से बाहर निकल रही है वो क्या है? धमनियां हैं, और जो हृदय में प्रवेश कर रही हैं, है ना, यस, वो क्या हो गई? सिरा हो गई, ठीक है ना। तो जो फेफड़े से शुद्ध रक्त लेके हृदय में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, तो वो क्या हो गई बताओ? फुफ्फुस सिरा हुई कि नहीं हुई वो, ठीक है ना। लेकिन है उसके अंदर क्या है बताओ? शुद्ध रक्त है ना। जबकि हृदय से जो निकलने वाली थी उसको क्या बोला हमने? महाधमनी बोला उसको, ठीक है। तो यहां उसका क्या है? विपरीत है, ठीक है ना, कि जो अमोनिया मिश्रित रक्त को लेके आ रही है, किसके अंदर? वृक्क के अंदर लेके आ रही है, उसको हम बोलते हैं वृक्कशिरा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वृक्कशिरा बोल देते हैं। और उसका उल्टा क्या हो गया? उसका पहले उसका पढ़ो, जो हृदय में लेके आती थी उनको क्या बोलते थे? शिरा बोलते थे ना। हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे बताओ? सिरा नहीं, फिर उल्टा करो उसका, वृक्कधमनी। क्या बोलेंगे उसको? वृक्कधमनी। ऐसे याद कर लेना आप इसको, ठीक है। तो वृक्कधमनी हो गई और वृक्कशिरा हो गई, ठीक है। देखो दोबारा से देखो, उसमें क्या था? हृदय के अंदर जो हृदय से बाहर निकलती थी उसको क्या बोलते थे हम? धमनी बोलते थे ना। जो हृदय से बाहर निकल रही है उसको क्या बोलते थे? धमनी बोलते थे, है ना। और यहाँ इसमें वृक्क के अंदर जो लेके आएगी नाइट्रोजनी अपशिष्ट को लेके आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? धमनी बोलेंगे। ओके, इस तरह से इनको आप रिलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये देखो दोनों वृक्क हो गए हमारे, सेम के बीज के आकार के हैं। किसके आकार के हैं ये? सेम के बीज के आकार के हैं, ठीक है ना। और फिर इन दोनों से क्या निकल रही हैं? ये इन दोनों से ये मूत्र नलिकाएं हो गई। क्या हो गई? ये दोनों मूत्र नलिकाएं हो गई। और ये किसके अंदर स्टोर हो गया? मूत्राशय के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर देखो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसमें संवर्णी पेशियां लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? देखो मूत्र अवरोधनी, है ना, मूत्राशय अवरोधनी, ठीक है ना। तो एक तरह से मसल्स का क्या है? छल्ला है, वो उसको क्या करता है? रोक के रखता है उसको, ठीक है। तो ब्रेन जब सिग्नल देता है उसी समय वो ओपन होता है, ठीक है। तो देखो बेटा इसके ये पार्ट हो गए। फिर वृक्क मानव उत्सर्जन का ये मुख्य अंग है। 75 से 80% तक तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली हम क्या सोच के चलते हैं कि सारा का सारा उत्सर्जन वृक्क के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 75 से 80%। इसका मतलब कोई और भी है। त्वचा करती ही नहीं करती है? कितना सारा वेस्ट निकलता है इससे, पसीने के रूप में निकलता ही निकलता है ना। तो त्वचा से भी क्या होता है? अपशिष्ट बाहर निकलता है, ठीक है। तो
साथ ही शरीर में स्त्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है ये, है ना, जो कंट्रोलिंग जो जूसेज हैं, रस जो हैं, उनका भी क्या करता है ये, नियंत्रण करता है। सेम के दानों की आकृति व गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये उदर गुहा में, उदर गुहा को स्टोमक कैविटी बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमक कैविटी। स्टोमक कैविटी में पीठ की ओर, मैंने बताया था ना आपको, पीछे की ओर होते हैं, यानी आगे वाले हिस्से में नहीं होते ये। कौन से हिस्से में होते हैं, पीछे की तरफ वाले, जो रीढ़ की हड्डी है उधर की तरफ होते हैं, ठीक है, पीछे की ओर, आमाशय के नीचे, है ना, किसके नीचे बताओ, आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे। और कशेरुक दंड, इसको क्या मेरुदंड बोलते हैं ना अपन, वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रा, है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जो है, इसके दाएं व बाएं ओर स्थित होते हैं। वृक्क के भीतरी सरे में एक खांच होती है, ये रवांच नहीं है, रवांच लिखा हुआ है ना आपके, खांच ही है, पुरानी किताबों में रवांच लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो खांच है। खांच का मतलब स्लॉट, क्या है बताओ, स्लॉट। देखो इधर इस चित्र को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला जो चित्र है ना, देखो बेटा इसके अंदर ये प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहां से देखो दो होंगी, एक तो लाने वाली, देखो इसके ऊपर दिखा रखी ब्राउन कलर की सी, है ना, ये क्या होगी बताओ, धमनी हुई ना, वृक्क धमनी लिखा हुआ है इस पे, देखो ढंग से, अपशिष्ट युक्त, हाँ चलो वैसे लिखा हुआ है ना। इसके नीचे फिर ये शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है ना, और फिर कुछ तंत्रिकाएं भी तो होंगी, क्या होंगी, कुछ तंत्रिकाएं होंगी, कुछ मसल्स होंगी, तो ये एक खांचा होता है, उसमें ऐसे प्रवेश कर देते, उसको अपन खांच बोल देते हैं, समझ गए ना बात, स्लॉट होता है एक, ठीक है। हाँ तो इसको, इस खांच को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां हाइलम में होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृत्तीय श्रोणी पेल्विस पाई जाती है, कीप के आकार की, ठीक है ना। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी को वल्कुट बोलते हैं, कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं, मध्यांश बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। हाँ तो मोटा मोटा याद रखना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये जो दोनों किडनी है आपकी, इसमें कई लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक ही किडनी के अंदर, कितनी मात्रा में, लाखों की मात्रा में इस तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, समझिए ना बात, ठीक है। उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बोमन संपुट देखो, यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला है। बोमन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। आपके केशिका लिख रहा है, कोशिका लिख रहा है, बताओ, केशिका है ना, हाँ तो ठीक है, मेरी पुरानी किताबों में कोशिकाएं लिखा हुआ है, तो वो क्या है, केशिकाओं का क्या है, गुच्छा है। तो देखो ये वाला जो केशिकाओं का गुच्छा है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पढ़ते हैं ना अपन, तो उन ब्लड कैपिलरीज का क्या है, ये एक गुच्छा है, ठीक है ना, जिसमें फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो केशिकाओं का क्या है, एक गुच्छ पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। देखो बेटा ये जो इनका जाल है केशिकाओं का, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी हैं केशिकाएं, छिद्रयुक्त होती हैं, पोरस होती हैं, है ना। तो उन पोरस में की ऐसी व्यवस्था है उनके अंदर कि उनमें से जो काम की चीजें हैं, कौन सी चीजें, काम की चीज, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, है ना, माना कुछ चीज रह गई है ना, वो इसमें यहाँ इकट्ठी हो जाती है ना। और जो यूरिया वाला पार्ट है वो आगे बढ़ जाता है, वो कहाँ बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर ये इतना लंबा सिस्टम इसलिए बनाया कि अगर कुछ और रह गया हो बाकी का एब्जॉर्ब होने से, क्योंकि फिर तो मूत्र नलिका में चला जाएगा, फिर तो वेस्ट चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो पहले ही इस सिस्टम के अंदर क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, समझ गए बात, ठीक है। तो इस ये पार्ट जो है इसका क्या है, ये ग्लोमेरुलस है ना, ये कपनमा संरचना है, ये क्या हो गई, बोमन संपुट हो गई, है ना, बोमन कैप्सूल हो गया। और ये जो केशिकाओं का शाखा अभिवाही धमनियां जो हैं, केशिकाएं हैं, है ना, कैपिलरीज का जो जाल है, गुच्छा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, वो वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। इसका मतलब प्रवेश कर रहा है ना, इसके द्वारा क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है,
ठीक है, वृक्क धमनी से जुड़ा होता है तथा द्वितीय हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर ये वृक्क नलिका, ये दोनों नलिका निकल रही है, क्या हो गई? वृक्क नलिका हो गई। किडनी रीनल ट्यूब्यूल्स बोला आप लोगों ने इसको, है ना। तो ये है बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा होती है ना, हेयर पिन ऐसे इस तरह की, है ना। तो हेयर पिन नुमा एक संरचना का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? हेनले लूप। क्या बोलते हैं उसको? हेनले लूप नाम दे दिया। हाँ, मूत्र निर्माण ये आपको 3 चरणों में संपादित होता है। गुच्छीय निस्पंदन, तो इसके अंदर हो गया ना, ग्लोमेरुलस के अंदर, है ना। जो गुच्छीय निस्पंदन है, फिल्ट्रेशन है, वो कहाँ हुआ? इस ग्लोमेरुलस के अंदर हो गया। तो गुच्छीय निस्पंदन हो गया, है ना। पुनः अवशोषण, तो यहाँ देखो इस हिस्से में क्या हो गया बताओ? पुनः अवशोषण हो गया, बच रहा है तो पुनः वापस से अवशोषित हो जाएगा। और ये क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया, वापस डाल दिया ना उसको उसके अंदर, ठीक है ना। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? स्त्रवन, है ना, स्राव, बाहर निकलना, ठीक है ना, उसको उसके अंदर। तो ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया गया है? वृक्क धमनी के द्वारा। तो आ गया ना, देख लो समझ में, ठीक है। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है, इसमें वेस्ट होते हैं खूब सारे, ठीक है ना, नाइट्रोजनी वेस्ट होते हैं। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां नेफ्रॉन के बोमन संपुट में जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है। तो ये यहाँ पे किस में होती है? गुच्छे के रूप में परिवर्तित ये हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ रक्त का जो फिल्ट्रेशन है पूर्ण होता है। प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया। अब तुम सोचो, प्रत्येक मिनट में 1 लीटर, है ना। तो पूरी ये तो 24 घंटे काम करती रहती नहीं रहती है। तो सोचो आप 24 घंटे में कितना सारा रक्त ये फिल्टर कर देती हैं, है ना। तो इतनी बार 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 मतलब उसमें से रक्त क्या होता है? गुजरता रहता है। तो यानी एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार इसमें से प्रवेश किया और सारा फिल्टर हो गया, ठीक है ना। तो पहले गई, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, इस तरह से वो रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है, ये सिस्टम जो है, ठीक है। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, यस, अब मैं बता रहा था ना तुमको कौन कौन सी काम की चीज है। तो ग्लूकोज ये हमारे यूजफुल है। तो ग्लूकोज हो गया, लवण, साल्ट्स हैं, बॉडी के लिए बहुत सारे साल्ट्स हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, वो, है ना। अमीनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। तो देखो यूरिया तो आगे जाएगा, यूरिया तो किस में जाएगा? ये आगे जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपकी बुक के अंदर। तो ऐसे समझो आप कि इसके अंदर कौन कौन इकट्ठे हुए? ग्लूकोज, लवण, ठीक है ना। यानी जो यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ इकट्ठा हो गया और यूरिया कहाँ हो गया? आगे पास हो गया, ठीक है। यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिका में से गुजरता है। ये वृक्क नलिका हो गई आपकी, है ना, ये वृक्क नलिका हो गई। ये कोई विशेष प्रकार की उससे बनी रहती है, है ना। उपकला, उपकला का मतलब ऊतक होते हैं। ये उपकला क्या होते हैं? कोशिकाओं का विशेष प्रकार का समूह होता है, इसको उपकला बोलते हैं। एपिथेलियम, है ना, घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती हैं। तो देखो यहाँ जो बच गए अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और अन्य जो उपयोगी पदार्थ हैं, उनको वापस से यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। उनको इस जगह क्या कर लेते हैं? पुनः अवशोषित कर लेते हैं। तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है, ठीक है। करीब 99% निस्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनी का एफरेंट आर्टियोल संग्रहित करती है। पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते। अब आ गया ना, देख लो, क्लियर हो गया कि पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थों में ये यूरिया और ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। ये तो फिर इस ट्यूब के अंदर रह जाता है ना। इसकी संरचना इस प्रकार की है इस ट्यूब की कि ये इसमें से यूरिया और जो उससे संबंधित अपशिष्ट हैं वो इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। इससे बाहर सिर्फ वही चीजें आ सकती हैं जो कि हमारे क्या हैं? उपयोगी हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के लिए क्या है? उपयोगी हैं। तो ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ से ही मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है, जहां से मूत्र नली में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क के
प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रनली कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। तो देखो ये दोनों है ना, ये मूत्रनली हैं, यूरेटर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, इनको हम यूरेटर बोलते हैं। तो जहाँ से प्रत्येक वृक्क से एक इसमें मूत्राशय में खुलती है मूत्रनली। मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, आयतन उसका। पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यस, है ना, तो सिग्नल देता है। हाँ देखो बेटा, फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। अब माना उसके अंदर वो फुल हो गया, क्या हो गया? वो फुल हो गया, ठीक है। अब आप जबरदस्ती उसको रोके हुए हो, है ना, तो क्या है बताओ? अब आपका वो तो वो सिस्टम तो चल ही रहा है, वो क्या ना कभी लगातार चलता रहता है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो क्या होता है? लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब लेकिन ये तो क्या हो गया? फुल हो गया आपका, ठीक है ना। अब क्या होगा? सोचो तुम कि किडनी तो छान रही हैं, आपके इसमें जगह है नहीं रखने के लिए, क्या होगा? वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा फिर वो। इमेजिन करो इस चीज को, अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल है ना, लेकिन किडनी तो अपना काम कर रही है छानने का, कर रही नहीं कर रही है, ब्लैडर ही तो फुल है, हमारा वो सिस्टम तो चल रहा है, लगातार फिल्ट्रेशन का कार्य तो क्या है? जारी है, ठीक है ना। अब उसमें जगह है नहीं, तो बताओ क्या होगा? जो यूरिया है वो किसके अंदर वो जाने लग जाएगा, फिर रिसने लग जाएगा, ब्लड के अंदर रिसने लग जाएगा। और ब्लड के अंदर पता ही आपको यूरिया किसकी तरह कार्य करता है? जहर की तरह कार्य करता है ना। तो समय समय पे, है ना, जब भी आपको ऐसा फील हो, है ना, तो ब्रेक लेके बेटा आप कहाँ जाना चाहिए? आपको बाथरूम करने जाना चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए कि यहाँ जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए देखो सरकार कितनी ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है, पब्लिक टॉयलेट्स के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा वो कि भाई जगह जगह क्या बनवाने चाहिए? पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति इसको, क्योंकि अगर तुम सोचो बेटा, अगर माना फिर वो पानी भी नहीं पिएगा, नहीं तो, है ना, व्यक्ति को अगर माना ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ जो है ना पेशाब जाने की जगह नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा बताओ? विशेष रूप से महिलाएं जो होती हैं वो फिर पानी भी नहीं पीती, फिर वो तो डबल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर वो जो वेस्ट है वो क्या होगा? बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमें क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो खूब सारा पानी पियो और खूब सारी सूसू करो, समझ गए बात? तो जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता जाता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा ऐच्छिक संदेश, है ना, एक ऐच्छिक संदेश दिया जाता है। ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का क्या करता है? संकुचन करता है। तो मूत्राशय की पेशी तो क्या होती है? संकुचित होती है, और जो वो स्फिंक्टर है वो क्या होता है? लूज होता है, ठीक है ना। तो और उसके मूत्राशय अवरोधनी जो है उसके अंदर शिथिलन पैदा करता है, इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है ना। इस पूरी जो साइकिल है इसको क्या कहा जाता है? हाँ, है ना, यूरिनरी रिफ्लेक्स इसको हम बोलते हैं। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्कशिरा लेकर जाती है ना। अब देखो उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र भी हैं, है ना। वृक्क के अलावा हमारे फेफड़े, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी तो क्या है? एक उपशिष्ट है। तो वृक्क, फेफड़े हो गए, त्वचा, है ना, स्किन हो गई हमारी, कितना सारा वो पसीना निकलता है इससे। तो पसीने में तुम क्या सोच रहे हो? पसीने के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, तभी तो पसीना खारा और पता नहीं कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। यकृत, यस, लिवर भी क्या करता है? अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। फेफड़े CO2 का तथा यकृत जो है वो बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन, विटामिन, स्टीरॉयड, हार्मोन, है ना, आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। त्वचा, नमक, त्वचा किस किस का? नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ, तथा स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है बेटा।